I think I forgot to explain you while teaching. So first we'll discuss about that, and then I'll come to the Shubham's doubt, whatever he is facing, and then we will go ahead with the new topic. So here, when we went ahead with the things, and we found that under root of, that is root means square, right? It was under root of 3 PV by n into m, correct? This is what we found. Yes. Yes. And then we substituted everything and we got a relation of VRMS is equals to under root of 3RT upon 3RT upon M0 by m0, right? Now, this thing you have studied in 11th standard. That is Newton's correction in the chapter known as sound, Yes. Yes. right? Yes. So, if you compare the speed of sound, in air, it was given by the formula Vs is equals to under root of gamma RT by m0. Okay. Vs is equals to under root of gamma RT by m0. Now, if you compare, first of all, try to understand what is this gamma. Gamma is simply the ratio of, it is an adiabatic constant. Gamma is an adiabatic constant. I'll revise the concept why this gamma came into the picture. If you people remember the Laplace correction in Newton's formula. Yes. Do you people remember? Yes, miss. Yes. Ma'am. But still, जो लोग नए आए हैं 11th में, मैं उनको समझा देती हूँ थोड़ा सा. I'll go into 11th standard. यहाँ से थोड़ा सा 11th में एंटर कर रही हूँ मैं. होता क्या है कि when everyone were, especially Newton was working on the speed of sound in air, so he formulated the formula where he considered that whenever we speak, means whenever we speak or whenever we create a sound energy in the air, he said that he is working in an isothermal condition. मतलब उसके बोलने का मतलब ये था, जब वो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर रहा था, मेजर कर रहा था, तो उसने एक फॉर्मूला बनाया था, दैट वाज RT by m0, और उसने बोला था कि ये जो पूरा कंडीशन है, एक्चुअली थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला है, इट इज नॉट परफेक्टली दिस. सो उसने कहा था कि हम जब भी कुछ बोलते हैं तो, या हम जब भी साउंड क्रिएट करते हैं तो हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब आइसोथर्मल कंडीशन उसने कंसिडर किया था कि जब भी हम बोलते हैं या जब भी हम कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो साउंड वेव्स जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स में जाती हैं, तो वहां पर टेम्परेचर चेंजेस नहीं होता. मतलब आइसोथर्मल कंडीशन न्यूटन ने कंसिडर किया था. बट जब स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया गया न्यूटन के फॉर्मूले से और आइसोथर्मल कंडीशन लेकर, और जो नेचुरली ऑब्जर्व होता है, नेचुरली आपका स्पीड ऑफ साउंड 334 मीटर पर सेकेंड होता है. सो जब दोनों को कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि न्यूटन का फॉर्मूला आंसर राइट नहीं दे रहा था, मतलब इट वाज नॉट अ करेक्ट आंसर. एंड ये चीज लैपलेस ने फाइंड आउट की कि फिर बाद में लैपलेस ने उसके फॉर्मूले को थोड़ा करेक्ट किया. उसने बोला कि स्पीड ऑफ साउंड जब भी कहीं पर साउंड क्रिएट होता है तो हम आइसोथर्मल के बारे में फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बट इट इज एन एडियाबेटिक कंसेप्ट. मतलब उसने कहा कि हमारा जब भी साउंड एंटर करता है हमारे सराउंडिंग में, प्लीज ध्यान से सुनना, ये सारे कंसेप्ट 11th स्टैंडर्ड के हैं. मैं एक रिवीजन, क्योंकि यहाँ पर इस चीज की जरूरत है, कनेक्टिविटी बनानी है, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. न्यूटन सेड दैट कि जब स्पीड ऑफ साउंड एयर में निकलता है तो वो कौन सा कंडीशन है, विच कंडीशन इट इज, बोलो. आइसोथर्मल. उसने बोला टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब जब मैं कुछ बोलती हूँ
तो मेरे आजू बाजू का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर चेंज ना होने को हम आइसोथर्मल कंडीशन का नाम देते हैं, राइट? Yes. Yes. नेक्स्ट इज जब न्यूटन का फॉर्मूला यूज करके, जब सी आई ऑलवेज सी यू कि फिजिक्स इज समथिंग जो थ्योरी और ऑब्जर्वेशन हैंड इन हैंड चलता है। हैंड इन हैंड का मतलब आप जो भी पेपर पर थ्योरी बना रहे हो, लाइक अगर आप साइंटिस्ट हो, आप कुछ बना रहे हो, तो आप जो पेपर पे रिप्रेजेंट करते हो वो आपका प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच होना चाहिए। अगर वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, या तो फिर आपकी थ्योरी में मिस्टेक है या तो आपके प्रैक्टिकल में मिस्टेक है। सो उनका हैंड इन हैंड में होना बहुत जरूरी है फॉर वर्किंग ऑन अ फिजिक्स थियोरी और एनी ऑफ द थियोरी। सो न्यूटन का प्रैक्टिकल थियोरी और थियोरेटिकल थियोरी मैच नहीं हुआ। सो लैपलेस केम इनटू द पिक्चर एंड ही सेड दैट कि स्पीड ऑफ साउंड जब कोई कहीं पर साउंड क्रिएट होता है और वो जब सराउंडिंग में जाता है तो वो आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, वो एडियाबेटिक कंडीशन है। और एडियाबेटिक कंडीशन क्या होती है? एडियाबेटिक कंडीशन ये होती है कि इसमें हीट कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज इन हीट आपको नहीं दिखेगा, देयर इज नो चेंज इन हीट। आपको टोटल कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा हीट में। मैम टेम्परेचर हीट अलग अलग चीज है क्या? यस, यू शुड नो दिस कि टेम्परेचर और हीट ये अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों कनेक्टेड है बट दोनों अलग क्वांटिटी है। दोनों मैम जहां हीट होगा वहां टेम्परेचर होगा, ऑलवेज नॉट नेसेसरी। यू हैव सच प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जहां पर आप हीट देते हो बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल योर बॉइलिंग योर आइस, जब आप आइस को कंटेनर में रखते हो और उसको गर्म करते हो, जब आप हीट देते हो, तो अगर आप स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जब तक पूरा आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हीट देने के बाद भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। Yes. 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 सो यू शुड नो दिस थिंग्स कि आइस इज एन एग्जाम्पल, या कोई भी चीज तब तक अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाती जब तक वो अपने बॉन्ड को वीक नहीं कर लेती। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हेन यू heat an ice in the container, your ice will always show 0 डिग्री सेल्सियस जब तक वो पूरा पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। मतलब पहले वो अपने बॉन्ड को वीक करने में टेम्परेचर का यूज करता है, सॉरी हीट का यूज करता है, तब तक वो 0 ही दिखाएगा, टेम्परेचर चेंज करेगा ही नहीं। एक बार पानी में पूरा पानी में कन्वर्ट हो गया आइस, फिर वो टेम्परेचर चेंज करेगा। सो हीट एंड टेम्परेचर आर कनेक्टेड, बट हीट है तो टेम्परेचर चेंज होगा, ये फिनोमिना रॉन्ग है। सो ही सेड दैट कि देयर इज no change in heat means it is an adiabatic constant। और उसने so condition is an adiabatic condition, और उसने adiabatic condition को लेकर एक constant introduce किया, that constant was given by gamma, और बोलते हैं adiabatic constant। जो लोग आपको समझ में आ रहा है बच्चों? आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? Yes. ये आपका 11th का थोड़ा सा रिवील रहा है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू आई एम टीचिंग। जो लोग 11th में नहीं थे उनको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक बेसिक रिवीजन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. बच्चों Yes, ये ma'am. सुनो, Yes. Yes, ma'am. सिर्फ एक ऊपर से थ्योरी बता रही हूँ कि न्यूटन ने आइसोथर्मल बोला, उसको आंसर नहीं मिला। लैपलेस आया, लैपलेस ने करेक्शन किया, उसने बोला आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, एडियाबेटिक कंडीशन है। यहाँ पर हीट चेंज नहीं होता। अब टेम्परेचर की बात करो ही मत फिलहाल, ये एडियाबेटिक सिचुएशन है। अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कोई हीट चेंजेस नहीं दिखेगा। सो ही सेड दैट जो स्पीड ऑफ साउंड चलता है एयर में वो आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, वो एडियाबेटिक कंडीशन है। मतलब जब साउंड एयर में पास होता है तो वो टाइम पे आपको हीट चेंजेस होकर कुछ नहीं मिलता। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट ही सेड कि ओके लेट्स इंट्रोड्यूस एन एडियाबेटिक कांस्टेंट। और जब उसने ये एडियाबेटिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, व्हेन ही इंट्रोड्यूस दिस एडियाबेटिक कांस्टेंट, व्हाट ही फाउंड
दैट कि जो फॉर्मूला से आना चाहिए था, जो भी प्रैक्टिकल और थ्योरी का आंसर आना चाहिए था, वो मैच हो गया, इट गॉट मैच्ड। और फिर जब वो दोनों चीजें मैच हो गई कि भाई प्रैक्टिकल से थियरी मैच हो रहा है, मतलब लैपलेस का थियरी वाज राइट, लैपलेस वाज करेक्ट कि भाई जब स्पीड ऑफ साउंड चलता है तो एडियाबेटिक कंडीशन में चलता है, वो सराउंडिंग के हीट को कोई असर नहीं करता, कोई हीट ना कहीं पर हीट जनरेट होता है ना कहीं पर हीट लॉस होता है, टोटल चेंज इन द हीट इज 0। समझ रहे हो? या फिर अगर कहीं पर हीट जनरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि कहीं पर सी व्हेन आई एम सेइंग देयर इज नो चेंज इन द हीट, इसका मतलब ये है कि मुझे कोई टोटल चेंजेस नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैम, कहीं पर अगर हीट जनरेट हो गया तो उतना हीट कहीं पर लॉस होकर आपका टोटल चेंज 0 दिखा देगा। कुछ समझ रहे हो मैंने क्या कहा? Yes, yes, miss. Yes. Yes. So I'm not talking about heat, I'm talking about total change in the heat. उसने बोला टोटल चेंज, एडियाबेटिक कंडीशन ये बोलता है कि चेंज इन हीट इज 0, कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। हो सकता है अंदर चेंज हो रहा है पर कंपनसेट हो गया, कहीं पर 1 रुपया बढ़ रहा है तो कहीं पर 1 रुपया कम हो गया, तो वापस जब आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको पता ही नहीं चला कि भाई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बच्चों से ये Yes. सुनो, Yes. जो लोगों ने 11th में ध्यान नहीं दिया है उन लोगों को भी ये चीज बोल रही हूँ कि वापस जब मैं समझाती हूँ कोई चीज जहां पर 11th का कनेक्शन है, प्लीज ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं बहुत बेसिक लेवल से 11th को लेकर चली जाती हूँ फिर, कि तुम लोगों को वो प्रॉब्लम ना हो कि अरे हमने तो 11th में पढ़ाई नहीं, अब हमको क्या करना है। डोंट वरी अबाउट दैट, जो चीज की जरूरत है मैं ऑन द स्पॉट वो चीज 11th से उठाकर तुमको सिखा दूंगी। बट आपको ये अपनी आने वाले जनरेशन को समझाना है कि 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप 11th में आराम, साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता, साइंस में आपको दोनों पढ़ना पड़ता है, 11th भी पढ़ना पड़ता है 12th भी पढ़ना पड़ता है, सिर्फ एक लेकर नहीं काम चला सकते आप, क्योंकि ऐसे बहुत सी थियोरीज होती हैं जो 12th में आती है और वो 11th में की हुई होती है, और हर कोई आपको थियोरी बार बार एक्सप्लेन नहीं करेगा। सो हियर एवरीवन, आर यू क्लियर टिल दिस? अब जब मैंने बोला कि एक जगह हीट जनरेट होकर दूसरी जगह कंपनसेट होता है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा फंडा है, मैं ये स्टेटमेंट पे क्यों आई, मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूं कि हाउ चेंज इन हीट इज 0। जब लैपलेस ने एडियाबेटिक ये वर्ड यूज किया, ये बहुत बड़ा वर्ड था बोलने के लिए, आप सीधा सीधा सबसे फेवरेट साइंटिस्ट, वो टाइम का सबसे फेवरेट साइंटिस्ट न्यूटन था। न्यूटन की बातों को, क्योंकि न्यूटन ने इतनी, ऑफ कोर्स क्यों नहीं होगा, न्यूटन ने इतनी थियरीज को प्रूव कर दिया था कि न्यूटन की किसी भी फिजिक्स थियरी को रॉन्ग प्रूफ करना मतलब उसको अपोज करना है और पब्लिक को अपोज करना है। लाइक इफ समवन इज डूइंग करेक्ट, एक करेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट हो गया, तीसरा करेक्ट हो गया, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है वहां से। मतलब फिर अगर कोई पर्सन, कोई लीडर है, वो कंटिन्यूसली अच्छा काम कर रहा है तो उसने कुछ भी बोला तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ही इज करेक्ट वेदर ही इज रॉन्ग। सो लैपलेस जब एंटर हुआ ये स्टेटमेंट लेकर कि नो 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 न्यूटन यू आर रॉन्ग, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल कंडीशन, इट्स एन एडियाबेटिक कंडीशन। सो एवरीवन वाज हैविंग अ बिग क्वेश्चन इन देयर माइंड। पहली बात तो ये न्यूटन को अपोज कर रहा है, इतने बड़े साइंटिस्ट को, इतने बड़े फिजिसिस्ट को अपोज कर रहा है। दूसरी बात, जो लोगों को साइंस पता था उन लोगों ने बोला कि आप मुझे एक बात बताओ कि जब कोई भी चीज एक दूसरे को टकराती है तो वहां पर हीट क्रिएट होता है कि नहीं बच्चों? जस्ट रब योर हैंड, रब योर हैंड ऑन सम प्लेस, एक्सपीरियंस अ हीट, Yes. है ना? तो ये जब टॉपिक आया कि भाई जब कहीं पर भी दो चीजें टकराती है और वहां पर हीट जनरेट होता है, तो जो आपका साउंड है बच्चों, साउंड इज एन लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये पता है ना? Yes. दिस यू नो? Yes. साउंड इज एन लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल वेव कंसिस्ट ऑफ व्हाट? Compression and rarefaction. कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। फ्रैक्शन आएगा। सो कंप्रेशन क्या होता है? जहां पर मॉलिक्यूल्स पास में होते हैं। रेयरफैक्शन क्या होता है? जहां पर मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। होते। दूर होते हैं। यहां से स्पीड ऑफ साउंड निकला, स्पीड ऑफ साउंड निकलने के बाद ये जो सामने आपके मॉलिक्यूल्स, लाइक व्हेन आई एम स्पीकिंग,
मेरे फेस के सामने, मेरे माउथ के सामने या आजू बाजू में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स है। बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड को चलने के लिए मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, वो खुद से नहीं चल सकते। मतलब यू कैन नॉट स्पीक इन स्पेस, स्पेस में यू मीन्स यू कैन स्पीक, बट आप जो बोलोगे वो सामने वाले के पास नहीं जाएगा, क्योंकि स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। साउंड को हमेशा मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कैसे पड़ती है? जब आप यहाँ से साउंड रिलीज करते हो, ये जाता है, इसको टकराता है, ये टकराता है, ये जो भी एनर्जी इसने दी है ये इसके ऊपर बैठ के इसको ऑसिलेट करवाता है। जब ये ऑसिलेट करता है, यही एनर्जी ये आगे पास करता है, फिर ये वाला मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है, फिर ये वाला मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है, एंड इन दिस वे टकरा टकरा कर ऑसिलेशन को, वो जो भी एनर्जी है वो आगे पास होती है आपके ईयर ड्रम तक। और आपके ईयर ड्रम के अंदर भी एक फ्लैप होता है जो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करके उस एनर्जी को आपके ब्रेन के पास भेजता है। मतलब मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के हेल्प से आपका साउंड एनर्जी आगे जाता है। अब लोगों ने बोला कि जब ये दो एक दूसरे को टकरा रहे हैं, तो टकराते वक्त जब कोई भी चीज टकराती है तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुआ, उन लोगों ने बोला वो हीट गया कहाँ? सो उसने बोला कि जो हीट कंप्रेशन के टाइम पर बनता है, रेयर फ्रैक्शन में लॉस होता है। रेयर फ्रैक्शन में लॉस होता है। वो रेयर फ्रैक्शन में लॉस होता है। मतलब अगर एक जगह बन रहा है, यहाँ पर बन गया, तो वापस जब वो रिटर्न बैक आता है ना, तो वहां पर वो उसको एब्जॉर्ब करके रिटर्न बैक आता है। मतलब रेयर फ्रैक्शन में वो लॉस हो जाता है। सो एक जगह बना, दूसरी जगह उतना ही अमाउंट लॉस हो गया, तो टोटल चेंज आपको क्या दिखेगा? जीरो। एक मिनट बच्चों, टोटल चेंज इन द हीट आपको क्या दिखेगा? जीरो। हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, सो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है बच्चों? बाकी सबको समझा मैं Yes. क्या बोल रही हूँ? Yes. जो लोग 11th में नहीं थे, जो न्यू आए हैं, उनको समझा मैंने क्या कहा? Yes. तो उसने बोला कि लैपलेस ने बोला कि जो हीट कंप्रेशन में बनता है वो हीट रेयर फ्रैक्शन में लॉस हो जाता है। कंप्रेशन मतलब मॉलिक्यूल जहां पर वाइब्रेट होकर एक दूसरे के पास आते हैं। रेयर फ्रैक्शन वो पोजीशन होता है जहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। तो उसने बोला जो हीट कंप्रेशन में बनता है वो हीट रेयर फ्रैक्शन में लॉस हो जाता है। हमको टोटल कोई चेंजेस हीट में दिखता नहीं है। जब कोई चेंजेस हीट में नहीं होता, ऐसे कंडीशन को एडियाबेटिक कंडीशन के नाम से जाना जाता है। और उसने इस कंडीशन को लेकर फॉर्मूला में एक एडियाबेटिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, विच वाज गामा, which is given by gamma, and the formula became gamma RT by m naught. So this gamma is your adiabatic constant. और ये adiabatic constant exactly है क्या? What is this adiabatic constant? ये adiabatic constant जो होता है gamma, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं अभी नहीं बताऊंगी तुमको। I'm not going to discuss in detail about this gamma. Simply gamma is a ratio of Cp by Cv. ये भी आपको 11th स्टैंडर्ड में था शायद, I don't remember. So gamma is the ratio of Cp by Cv. अब ये मैम Cp क्या है और Cv क्या है? Cp का मतलब होता है specific heat At constant pressure. at constant pressure. और Cv का मतलब होता है Specific heat at constant specific volume. heat Constant volume. at constant volume. अब बच्चों जिनको ये याद नहीं है कि स्पेसिफिक हीट क्या है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगी। फिलहाल तुम लोग दिमाग में ये रख लो, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो गामा इज सिंपली रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सी, ये मिस नहीं होगा, ये सेम टॉपिक आपको आगे रिपीटेड है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। वापस मैं आपको ये सारे टॉपिक मेयर्स रिलेशन के लिए समझाने वाली हूँ, तो वहां पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है वापस से। सो डोंट वरी कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, नहीं चल रहा है। फिलहाल इतना समझ लो, Cp is specific heat at constant pressure and Cv is specific heat at constant volume. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes. Gamma is simply ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume. अब gamma का वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 5/3। ये कैसे आया ये भी हम आज मोस्टली आज पढ़ लेंगे। गैमा का वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस। अब ये मोनोएटॉमिक क्या होता है मैम?
मोनोएटॉमिक जैसे कि हीलियम, हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक, जो सिंगल रहता है, जो सिंगल मॉलिक्यूल रहते हैं। डायएटॉमिक इज ऑक्सीजन, जो हमेशा डाई के कंडीशन में रहते हैं। समझ रहे हो मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक के बीच में डिफरेंस? मोनो Yes. मतलब सिंगल एलिमेंट, डायएटॉमिक मतलब दो का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक कंडीशन में आपका गैमा का वैल्यू 5/3 होता है। अब मैम कैसे 5/3 होता है, हाउ इट इज 5/3, इसका आंसर मैं आज आगे सिखाऊंगी कि हाउ इट इज 5/3, व्हाई वी आर टेकिंग गैमा एज 5/3, वो हम थोड़ा आगे सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे। सो स्पेसिफिक हीट में आपको वापस आगे सिखाने वाली हूँ। गैमा 5/3 मोनोएटॉमिक के लिए कैसे आता है वो भी मैं आगे समझाऊंगी। फिलहाल ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लो कि लैपलास ने गैमा इंट्रोड्यूस किया। गैमा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट, gamma is simply ratio of specific heat of at constant pressure to specific heat of at constant volume. Gamma का value for monoatomic gas it is 5/3. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes. 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 Now what it is saying, just look at the point number 2. For monoatomic gas, gamma is equals to 5/3. Thus we can see sound wave cannot move faster than average speed of a molecule. मतलब अगर आप एक मॉलिक्यूल का स्पीड लो और आप स्पीड ऑफ साउंड लो तो उसमें आपके स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल की स्पीड, बट ऑलमोस्ट दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। लाइक अभी हमने देखा ना एक मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी होती है, निकाला था ना पीछे, कितनी होती है? इट इज 3 upon m naught. 3 upon m naught. और अभी हमने देखा स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, Gamma RT upon m naught. Gamma RT upon M naught. गैमा RT अपॉन m नॉट। अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस लेती हूँ तो गैमा इज 5/3, राइट? 5/3 RT upon m naught. और 5/3 मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? 5/3 डिवाइड 5 को 3 से डिवाइड करो, 1.66. 1.67. 1.67 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2। सो यू कैन सी हियर कि अगर आप देखो यहाँ पे तो स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल से कम है। आपका जो मॉलिक्यूल्स चलते हैं एयर के, वो उसका स्पीड और आपके स्पीड ऑफ साउंड जो आप वेव्स रिलीज करते हो वो वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। बट ऑन एन एवरेज बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, मतलब बहुत लैग नहीं करता। इसको ऑन एन एवरेज आप 2 ले लो और दिस इज 3, सो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको, इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको वेरिएशन ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिलता। दो इट इज ऑलमोस्ट इन हाफ, बट स्टिल आप एवरेज निकालोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट हैंड इन हैंड चलते हैं। ऑलमोस्ट बोला मैंने, सेम है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि डिफरेंस तो अपने आप सीधा दिख रहा है आपको, करेक्ट? समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? सो जिस स्पीड से आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं उससे कम स्पीड से आपका साउंड आगे पास होता है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ रहे हैं? जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स है आजू बाजू में, उनका स्पीड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ योर साउंड। इसलिए आप कुछ बोलते हो तो फटाफट मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके उस स्पीड को आगे पास आउट कर देते हैं। मतलब आपका दूसरा वाला स्पीड आराम से आ रहा है, दूसरा वाला साउंड आराम से आ रहा है, तब तक पहला वाला साउंड आपके मॉलिक्यूल ने आगे पास आउट कर दिया है। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? समझा मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. सो मॉलिक्यूल्स फटाफट, मॉलिक्यूल योर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी गुड। आप दूसरा वाला डिलीवर कर रहे हो, मतलब मैंने जब कोई भी एक वर्ड बोला मैं दूसरा वाला डिलीवर कर रही हूँ, उससे पहले मेरा आगे का एयर मॉलिक्यूल ने इतना फास्ट वाइब्रेशन किया है कि वो आगे मेरी एनर्जी को पास कर चुका है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा पड़े सर? सो दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेनिंग कि मेरे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, उनका स्पीड मेरे साउंड के स्पीड से ज्यादा बेटर है। तो मेरा साउंड जितने देर में निकलता है उतने देर में वो अपने जो भी पहले उनके पास था वो आगे पास कर चुके होते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. ठीक है। सो
एक बार फिर से एक शॉर्ट रिविजन देती हूँ क्या मैंने अभी पढ़ाया। मैंने कहा हमने v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम नॉट, हमने ये प्रूव किया था। मैंने तुमको न्यूटन के बारे में बताया कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड निकाला जिसमें उसने उसको कौन सा कंडीशन कंसीडर किया बच्चों? Which condition Isothermal. was? Isothermal. प्लस पिक्चर में आया लैप्लास कंडीशन, इट इज which condition उसने consider किया? Adiabatic. एडियाबेटिक कंसिडर करने के बाद उसने बोला कि जब हम एडियाबेटिक कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पर हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? व्हाट इट इज नोन Adiabatic एज constant. Adiabatic constant. which is given by gamma. So gamma is simply ratio of Cp by Cv. इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। मोनो एटॉमिक गैस जो 5/3. गैस अकेले अकेले रहते हैं 5/3 उनके लिए gamma का वैल्यू इज 5/3। 5/3. जब हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, सॉरी जब हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए यहाँ पर वैल्यू डालते हैं तो हमको ये दिखती है कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा ग्रेटर होता है स्पीड ऑफ साउंड से। Sound से. मतलब जितने देर में साउंड रिलीज होगा उतने देर में मॉलिक्यूल ने पहले वाले साउंड को आगे पास कर दिया होगा। इतना फास्ट वाइब्रेशन होता है उनका। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आर यू क्लियर टिल दिस मच? Yes, ma'am. जिसको भी डाउट था ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. okay, so this was all about your second. Next is शुभम्स डाउट। मिस एक और डाउट है मिस, BRMS स्पीड में अगर हाँ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो रैंडमली ऐसा मूव करते रहते हैं, तो कुछ हाई स्पीड में जाएगा कुछ लो स्पीड में जाएगा, तो उनका BRMS स्पीड कैसे निकालें? सी क्या होता है, इसीलिए VRMS लिया गया। ठीक है, VRMS लेने का रीजन क्या था या आप एवरेज क्यों लेते हो? व्हाई यू टेक द एवरेज? दिस ऑल फिजिक्स इज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बोला जाता है। देखो अब तुम लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। जब तुम कोविड के बारे में जब तुम देख रहे हो तो क्या हर एक पर्सन के पास जाकर देख रहे हो क्या कि हर एक पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है? आर यू सीइंग दैट? नो। आप क्या देखते हो? आप एवरेज रिजल्ट देखते हो कि भाई ऑन एन एवरेज हर पर्सन को क्या सिम्टम दिखता है। हाँ, पर एक पर्सन अब अगर आप एक पर्सन के पास जाओ तो सबका अलग अलग सिम्टम है। किसी को बहुत फीवर आ रहा है, किसी को सिर्फ गले में दर्द हो रहा है, कोई असिम्प्टोटिक है, कोई सिस्टम ही नहीं दिख रहा है। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बट Yes. आप जो रिजल्ट निकालते हो, जो एनालिसिस निकालते हो, आप एवरेज पे निकालते हो। आप कभी भी या रूट मीन स्क्वायर पे निकालते हो कि मैं एक इंडिविजुअल के साथ काम नहीं कर सकती। आई नीड टू हैव एन एवरेज रिजल्ट। जब कोई भी चीज बड़े लेवल पे की जाती है, लाइक अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो 1 मोल कंसिस्ट ऑफ 6.022 into 10⁻23 atoms. It is not possible for me to look at single atom and find out the velocity of each and every atom. So वहां पर हम एक को कंसिडर करते ही नहीं। अगर एक का स्पीड बहुत ज्यादा है तो दूसरे का स्पीड कम होकर एवरेज मुझे ऑन एन एवरेज उतना ही मिल जाएगा। मतलब अगर कोई 10 है और दूसरा वाला 1 है, फिर तीसरा वाला 10 है, फिर दूसरा वाला 5 है, तो आप जब एवरेज निकालते हो तो आप एक सिस्टमेटिक फ्लो पे आ जाते हो कि ठीक है ऑन एन एवरेज कितना चल रहा है। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हुआ? तो जब आप हायर लेवल पे काम करते हो तो आप एक के स्पीड से कोई आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तब आप एवरेज के साथ काम करते हो कि ठीक है ऑन एन एवरेज इतना है तो मुझे इसके आगे इतना जाना है, इसके पीछे इतना जाना है, और ऑलमोस्ट इतने ही रेंज में सारी चीजें मेरी कवर हो जाएंगी। समझ रहे हो व्हाट आई सेड शुभम? क्लियर हुआ? यस, समझा। या सो दिस इज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। एक्चुअली ये जो आप पढ़ रहे हो ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये अगर आप फिजिक्स के किस सेक्शन में आता है अगर आप वो देखने जाओगे तो ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के सेक्शन में आता है। यहाँ पर सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स पे होती है। स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो बड़े लेवल पर जाकर काम करता है। मतलब छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स है तो वो एक के साथ काम नहीं करेगा, वो बहुत सारी चीजों पे काम करेगा एक साथ। सो दिस इज हाउ इट गोस। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट डाउट ऑफ योर्स। As I said कि since we are taking the ideal gas, of course will not have a potential energy, so whatever total energy will be there, that will have the kinetic energy. Kinetic energy. energy. So total energy, if I am saying it is kinetic energy half mv bar square, so total energy will be number of molecules इससे Number of multiply हो molecules, जाएंगे। yes. एक का half n mv bar square है तो total का n into half mv bar square हो जाएगा। Now PV is equals to n kBT होता है,
right? PV is your Yes. NKBT. Yes. So लास्ट टाइम हमने PV को प्रूफ किया था. PV is 1/3 of N into M, sorry small m, V bar square. NM V bar square. Yes. अब Yes. मुझे चाहिए कि मैं इसको इससे रिलेट करूं किसी तरीके से. Multiply divide by 2. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. सो PV इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया तो इट बिकम्स 2/3 into 1/2 M N V bar square. अब ये वाला पार्ट तो मेरा E हो गया. सो आई गॉट PV is equals to 2/3 times of 2/3E. ये क्लियर हुआ शुभम? यस मिस, क्लियर हुआ. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ू या कुछ और भी है यहाँ पर जो नहीं समझाओ? समझा. ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, so let's move ahead with the new topic of today, that is distribution of speed molecules. जैसे कि अभी जो शुभम ने जो क्वेश्चन किया, it was a very valid question actually being a student. What he said कि मैम आप जिस गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, आपने कहा रूट मीन स्क्वायर लेते हैं, एक का स्पीड बहुत ज्यादा होगा, एक का स्पीड ऑलमोस्ट बहुत कम होगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? एक का स्पीड बहुत ज्यादा, एक का स्पीड बहुत कम, तो हमें कैसे पता चलेगा किसका स्पीड ज्यादा है किसका स्पीड कम है? तो फिर मैंने बोला कि शुभम यू करेक्ट कि एक का स्पीड ज्यादा हो सकता है, एक का स्पीड कम हो सकता है, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट हम एक हायर लेवल पे बात कर रहे हैं. लाइक एक मोल भी, अगर मैं एक गैस का एक मोल भी लेती हूँ तो उसके अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम्स है, राइट? और वहां पर मेरा एक एक एटम के साथ डील करना नॉट पॉसिबल वाला कंडीशन है, मतलब मैं डील ही नहीं कर सकती, तो मुझे ऑन एन एवरेज के साथ काम करना पड़ता है. आई नीड टू वर्क ऑन एन एवरेज. वही चीज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड मॉलिक्यूल्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि उनका ग्राफ जब बनाया गया कि भाई ग्राफ आप बना रहे हो किसी, जैसे कि शुभम का बोलना था उस बेसिस पे कि मैम स्पीड ऑफ सबका स्पीड अलग अलग होगा, तो हाउ वी विल कम टू नो दैट कि भाई किसका क्या स्पीड है और किसका ज्यादा है किसका कम है. ऑन एन एवरेज जाएंगे तो हमें तो एक मीन मिल जाएगा, किसी का पर्टिकुलर इंडिविजुअल का तो मुझे कंडीशन नहीं पता चलेगा. सो व्हाट वी कैन डू, हम क्या करें उस चीज के लिए? सेम इसी फिनोमिना को दिमाग में लेकर एक ग्राफ बनाया गया. दैट ग्राफ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स. दैट ग्राफ, ये जो ग्राफ का फंक्शन बनाया गया, दैट वाज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स. व्हाट वाज दैट ग्राफ? ये ग्राफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या है देखो जरा. उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का एक ग्राफ बनाया. स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, दिस ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ फंक्शन ऑफ, और यू कैन से द फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड. आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है गैस के एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड पे उन्होंने ग्राफ बनाया, एंड दे गॉट द ग्राफ समथिंग लाइक दिस. टच नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान दो. अब मैं ये समझाती हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या, इसको बहुत ध्यान से समझो कि मैं क्या समझा रही हूँ और ये ग्राफ कैसे बना है. दिस ग्राफ इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कौन सा ग्राफ होता है? ये ग्राफ होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का. मतलब ये ग्राफ आपके कलेक्शंस कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के और स्पीड के साथ उनको कंपेयर कर रहा है. मतलब अगर समझो मेरा यहाँ पर 1 है, लेट्स से यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब here 5 molecules are having on an average 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड. समझ रहे हो what I'm trying to say? Yes. समझा Yes. how this graph is Yes. made?
So here this is number of molecules of the gas molecule and here it is the speed distribution. कि speed कैसे distribute हुई, मतलब 5 molecules के पास 2 मीटर पर सेकेंड का speed है. Let's say 50 molecules के पास ये वाला speed है 100 मीटर पर सेकेंड का. तुम लोग को बैक नॉइज का डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? नो No, ma'am. है ना? No. ठीक है, फाइन. सो हियर, सो दिस इज ऑल अबाउट कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनको इस रेंज में स्पीड है. सो देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अ रेंज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. देयर आर 50 मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अ रेंज ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. तो ऑफ कोर्स जब आप मीन निकालोगे तो आपका मीन जो है वो इसके आजू बाजू में कहीं घूमेगा. तो ये आपको ये बताएगा कि ऑन एन एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीड कौन से मॉलिक्यूल्स के पास है. और अगर तुम यहाँ देख रहे हो, अगर ये वाला पार्ट 5 है तो इसके ऊपर थोड़ा सा 10 जाओगे और ये 5 देखोगे तो आपको ऑन एन एवरेज आपका आंसर सेम आना स्टार्ट हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैम रिपीट करो ना. हाँ समझा रही हूँ. रुको calm down. What I said, today we are going to discuss about distribution of speed of molecules. पॉइंट वाइज ध्यान से सुनो. मुझे पता है समझना थोड़ा टफ होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर लेवल पे स्टैटिस्टिक्स जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ. मैं पॉइंट वाइज जा रही हूँ और स्लोली जा रही हूँ, ध्यान से सुनो. मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स. हम स्पीड मॉलिक्यूल्स की स्पीड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक क्यूबिकल कंटेनर में. मैं शुभम के क्वेश्चन के ऊपर आ रही हूँ. अब जो शुभम को क्यूरियोसिटी आई है आपको भी आनी चाहिए थी कि मैम जब हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं और वहां पर हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपल सा फंडा है मैम कि उस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल होगा जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसकी स्पीड बहुत कम होगी. तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग कौन सी स्पीड लेकर बात करें, कौन सी स्पीड लेकर हम लोग ने तो प्रेशर का एक फॉर्मूला निकाल दिया ना, हाफ एम वी बार स्क्वायर. ये सॉरी हाफ बोल रही हूँ, 1/3 हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया ना, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 एम वी बार स्क्वायर. अब ये जो v है, ये जो स्पीड है, ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करें? क्योंकि अगर मैं ध्यान दूं तो एक का स्पीड, एक मॉलिक्यूल होगा जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, एक का स्पीड होगा बहुत कम होगा, एक का स्पीड हो सकता है कि दोनों के मिडल में रेंज कर रहा है. तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं स्पीड क्या लूं और कैसे लूं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब आपने बोला कि देयर आर गैस मॉलिक्यूल्स, आई एम जस्ट कनेक्टिंग व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट टाइम. जब मैंने कहा कि एक गैस मॉलिक्यूल, एक कंटेनर में 1 मोल गैस मॉलिक्यूल है या n मोल गैस मॉलिक्यूल है, तो जब मैं वो कंसीडर कर रही हूँ तो देयर आर 1 मोल बोल दिया मतलब कितने एटम्स हो गए? 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए. सॉरी एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स हो गए. उसके अंदर 6.022 into 10⁻23 का कंसेप्ट आ गया. अब जब आपने बोला कि चलो कुछ स्पीड हम लोग Vx लेते हैं, कुछ हम लोग Vy लेंगे और कुछ हम लोग Vz लेंगे, और आपने लास्ट में क्या किया? आपने सीधा बोल दिया कि भाई Vx Vy Vz को सेम लेकर 1/3 में कंसेप्ट कन्वर्ट कर दो. यही बोला था ना मैंने, याद है? बट द क्वेश्चन इज मैम कि ऐसा हो सकता है ना Vx डायरेक्शन में कुछ मॉलिक्यूल्स का स्पीड बहुत ज्यादा हो. ऐसा तो होगा नहीं कि सब कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे. कुछ होंगे जो 100 मीटर पर सेकंड से भाग रहे होंगे, कुछ होंगे जो 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहे होंगे. किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल के स्पीड के बारे में तो मुझे पता है नहीं, है कि नहीं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा बच्चों? प्लीज समझो ये कंसेप्ट. मेरे को पता है इतना जल्दी नहीं अडॉप्ट करोगे क्योंकि ये चीजें आपने देखी नहीं है, ये चीजें आपने देखी नहीं. इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल पे भी आऊंगी, बट थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि एक बेसिक कंसेप्ट मैं तुम्हारे दिमाग में क्रिएट करूँ, फिर मैं उस एग्जांपल पे आऊँ. सो जब मैं बोल रही हूँ इसमें इतने सारे स्पीड, इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी स्पीड की. कोई बहुत फास्ट होगा, कोई बहुत स्लो होगा, कोई एवरेज से भाग रहा होगा. डायरेक्शन गलत, सबका जाने का डायरेक्शन का चांसेस सेम है, बट सबके स्पीड के बारे में मैंने कोई कमेंट पास नहीं किया था. मैंने डायरेक्शन के बारे में किया था. मैंने कहा था कि जितना चांसेस है Vx डायरेक्शन में जाने का, उतना ही चांसेस है Vy डायरेक्शन में जाने का, उतना ही चांसेस है Vz डायरेक्शन में जाने का. बट इनकी वैल्यूज जो है, इनकी जो क्वांटिटी होगी वो वेरी होगी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
तो मैम हम लोग इसको फिर एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर तो काम कर ही नहीं सकते, तो फिर हम लोग आए एवरेज की तरफ। जब हम एवरेज की तरफ आए तो हमको ये फील हुआ कि भाई एवरेज से काम नहीं चलेगा। अगर एक +5 से आगे बढ़ रहा है, दूसरा -5 से पीछे चला गया, एक +5 से आगे बढ़ रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल -5 से पीछे चला गया, दोनों का एवरेज मेरे को क्या दे देगा? जीरो। दोनों का एवरेज मेरे को क्या दे देगा? 0। जीरो। तो मतलब वो कंसेप्ट मेरा अब चलेगा, यहाँ पे नहीं। चलेगा नहीं, नहीं। नया कंसेप्ट लाना पड़ेगा। फिर मैंने रूट मीन स्क्वायर लाया, बट ये सारा फिनोमिना तो तब आता है ना जब मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू पता हो कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड है या 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 से 6 या 6 to 7 मीटर पर सेकेंड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हो रहा है? यस यस। बट ऐसा कुछ फंडा तो हुआ नहीं, हमको स्पीड के बारे में तो कुछ पता है ही नहीं कि इनकी स्पीड कितनी है। तो लोगों ने बोला कि भाई इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, इनके स्पीड से रिलेटेड कैसे स्पीड अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में बात करना पड़ेगा। सो दे कम टू द ग्रुपिंग, वो लोग ग्रुपिंग के कंसेप्ट में आए। अब यहाँ पर मैं तुमको एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस बात का कंफ्यूजन तुमको हो रहा है। लेट्स से आप एक दुकान वाले हो, यू आर अ शॉपकीपर बोल सकते हो, या कपड़े की दुकान है आपकी, आपने एक नई दुकान खोली है क्लोथ्स की। बहुत ध्यान से ये एग्जांपल समझो, ये एग्जांपल समझोगे तो ही आपको पीछे का कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रही थी। आप क्लोथ्स की दुकान ओपन करना चाह रहे हो, कंसीडर योर सेल्फ एज अ बिजनेसमैन। एक परफेक्ट बिजनेसमैन क्या होता है पता है? वो अपने एरिया को देखकर अपने पास सामान रखता है। अगर आपको एक परफेक्ट बिजनेसमैन बनना है तो अपने सराउंडिंग को देखकर आपको सामान रखना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा फंडा है कि आप गांव में जाकर मॉल खोल दो, गांव के बीचों बीच एकदम टिपिकल विलेज में जाकर, जहां पर सब गांव वाले रहते हैं, वहां पर आप मॉल खोलकर वहां पर जीन्स बेचो, गर्ल्स का बॉयज का, बिकेगा क्या? नो नो। ओ उनका मैं क्लोथिंग पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट वहीं पे अगर आप उसी जगह पर जाकर, सिंस हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है, आप वहां पर जाकर नए नए तरीके के सीड्स बेचो एट रीजनेबल प्राइस, तो आपको क्या लगता है लोग जीन्स ज्यादा खरीदने जाएंगे या सीड्स ज्यादा खरीदने जाएंगे? बराबर है ना? मतलब Yes. आपका व्हेन यू आर बीइंग अ परफेक्ट बिजनेस पीपल, सो आप अपनी सराउंडिंग को देखकर डिसाइड करोगे कि भाई मुझे क्या रखना चाहिए अपनी दुकान में। मैम आप ये कहां पर आ गए? लेट्स कनेक्ट फर्दर। अब मैं सीड्स भी ले रही हूं, तो मेरे पास मेरा जो सॉइल है लेट्स से वो शुगर केन प्रोड्यूस करता है, और मेरे सॉइल की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लेट्स से कोई और क्रॉप क्रिएट करे या कोई और क्रॉप को जनरेट करे। तो मैंने किसी ऐसे क्रॉप का सीड रख लिया जो मेरे एरिया में उग ही नहीं सकता, कोई खरीदने आएगा इसको? नो। मतलब शॉप खोलने से पहले मुझे मेरे एरिया का क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई नीड टू डू, क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा, मानते हो? यस यस। मुझे पता होना चाहिए ना, मैं जहां पर शॉप खोल रही हूँ पहले वहां का सबसे पहला कंडीशन, वहां का नीड क्या है ना? दूसरा Yes. कंडीशन, मैं वहां के नीड के हिसाब से किस चीज की नीड ज्यादा है, किस चीज की नीड कम है, तब ऑन एन एवरेज सामान अपने घर में रखते हो, अपनी दुकान में रखते हो कि ठीक है Yes. कोई कोई जो है वो नई नई चीजें ट्राई करता है, थोड़ा बहुत इसको रख लेते हैं, बाकी का ज्यादा अमाउंट इसको रख लेंगे। समझ रहे हो? आप Yes. इसी तरीके से पैसे इन्वेस्ट करोगे, है ना? Yes. नाउ Yes. व्हाई आई एम कमिंग टू दिस कंसेप्ट, I'll connect it with the physics further. So I am again returning to the, मेरे को इतना एग्रीकल्चरिंग का ज्ञान नहीं है, तो I'll move to the clothes one. हालांकि क्लोथ्स पे भी नहीं है, still I am opening the shop of a cloth. ठीक है? जब मैंने शॉप क्लोथ्स का बनाने के लिए मैंने सोचा, तो मैंने बोला कि ठीक है ये जो मेरा एरिया है जिसमें मैं शॉप खोलना चाहती हूँ, मैं वहां पे एनालिसिस करूंगी किस बात का, कितनी वुमेन्स हैं, कितने मेन हैं,
कितने किड्स हैं, किड्स का एज रेंज क्या है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। देखो मैं ग्रुपिंग कर रही हूँ, आई एम डूइंग द ग्रुपिंग, है ना, आई एम डूइंग द ग्रुपिंग। 0 से 1 में कितने हैं, 2 to 3 में कितने हैं, 3 to 4 में कितने हैं, वुमेन्स का और मेंस का एज क्या है, उनका साइजेस क्या है। सो आई विल मेक अ ग्राफ, मैं एक ग्राफ बनाऊंगी और उस ग्राफ में मैं क्या करूंगी, ग्रुपिंग करना स्टार्ट करूंगी। समझो मैंने किड्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया, आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स। चलो किड्स का एक ग्राफ बनाते हैं। सो यहाँ पर नंबर ऑफ किड्स है और यहाँ पर क्लोथिंग है, ठीक है। सो नंबर ऑफ किड्स, समझो मेरे एरिया में ऑन एन एवरेज 15 किड्स है, ऑन एन एवरेज मेरे एरिया में 15 किड्स हैं जो जिनका क्लोथिंग 1 से 2 इयर्स के बीच में होना चाहिए। तो ये इसका रेंज हो गया, समझ रहे हैं? यस मिस। और मेरे Yes. एरिया में 60 ऐसे बच्चे हैं, 60 ऐसे बच्चे हैं जो ऑन एन एवरेज 15 से 16 के बीच में रेंज करते हैं। सो व्हेन आई प्लॉट अ ग्राफ, दिस ग्राफ विल शो मी कि भाई मुझे सबसे ज्यादा अमाउंट किसका मिल रहा है, 15 to सबसे ज्यादा 16. अमाउंट मुझे कौन से बच्चों का मिल रहा है, 60 60 kids. Yes. तो सबसे ज्यादा मैं काम किसके साथ करूंगी, फॉर व्हाट आई विल डू द मैक्सिमम वर्क, 15 to 16 वाला। 15 to 16 वाला, यस यस। इसका रेंज मुझे 60 मिल रहा है। सो दिस इज हाउ योर स्टैटिस्टिकल ग्राफ वर्क। तो आप क्या करते हो, आप ग्रुपिंग कर देते हो कि भाई मुझे 16 बच्चे मिले हैं जिनका रेंज 1 से 2 के बीच में है, मेरे को 15 बच्चे मिले हैं जिनका रेंज मुझे इससे इसके बीच में मिल रहा है, और इस तरीके से ग्राफ बनता है। फिर उसके हिसाब से जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट होता है आप उसके साथ काम करना प्रिफर करते हो। क्या आप इन बच्चों के लिए ज्यादा कपड़े लेकर आओगे या इन बच्चों के लिए ज्यादा कपड़े लेकर आओगे, फॉर होम यू विल वर्क 15 to 16। दिस इज हाउ योर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वर्क। नाउ लेट्स कनेक्ट इट टू फिजिक्स, उसके बाद स्टॉप करती हूँ, वापस इन चीजों को मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी। फिलहाल तुमको ये समझा ग्रुपिंग कैसे होती है, क्यों की जाती है, Yes. ग्रुपिंग ये हुआ। नाउ लेट्स कनेक्ट इट विद द, ये चीज मैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट करूंगी, डोंट वरी। लेट्स कनेक्ट विद द मॉलिक्यूल, हाउ दे वर्क। नाउ दिस ग्राफ of number of molecules and distribution of speed, वहां पर number of kids था, distribution of clothing, यहाँ पे number of molecules, distribution of speed। कितने molecules है जिनका speed 1 से 2 आ रहा है, कितने molecules है जिनका speed 2 से 3 आ रहा है, कितने molecules है जिनका speed 5 to 6 आ रहा है। of course अगर मेरे पास 150 molecules है जिनका speed 20 to 30 जा रहा है, बाकी सबका उसके आजू बाजू में घूम रहा है, तो ऑन एन एवरेज मेरा स्पीड 20 से 30 के बीच में रेंज करेगा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, समझा? सो दिस प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड, ये आपको मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है स्पीड का वो समझाता है। और आपका रूट मीन स्क्वायर आपको कोई ये वैल्यू बता कर देता है, ऑन एन एवरेज मैक्सिमम किसका चल रहा है, कितना होना चाहिए, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में, ये पॉइंट के बारे में वो डिस्कस करता है, जिसका सबसे मैक्सिमम नंबर होता है। क्योंकि पूरा गैस उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से ये मैक्सिमम वाला करेगा, वो छोटे मोटे तो गायब ही हो जाएंगे बीच में से। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ समझा? आपकी कंट्री, आपकी जो कंट्री है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि भाई वो डेवलप्ड है या नहीं है, उसमें मैक्सिमम लोग कैसा काम कर रहे हैं। मिनिमम में पता चला एक अंबानी है, वो बहुत रिच है, तो हमारी कंट्री को रिच बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या रिच? हमारी कंट्री को डेवलपिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी बहुत से पीपल ऐसे हैं जो एवरेज काम में लगे हुए हैं, दे आर नॉट रिच। सो आपका जो फिनोमिना चलता है वो मैक्सिमम कितना, मतलब मैक्सिमम क्या लोग कर रहे हैं उस पे चलता है। कोई एक पर्सन उठकर अगर बिलियनरी बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंट्री इज इक्वल टू अमेरिका। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? सेम विद द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सेम विद द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल।
अगर यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स के पास अगर ये स्पीड है तो आपका पूरे गैस का बिहेवियर इसके हिसाब से चलेगा, ना कि इनके हिसाब से। होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ रहे हो? Yes. Yes. 5% ही समझा जो समझाया, बस उतना ही चाहिए मुझे फिलहाल, उससे ज्यादा नहीं। मुझे सिर्फ ये Yes, समझाना है yes. कि भाई मैं क्या समझाना चाहती हूँ तुमको, कि हमारा जो भी काम होता है वो मैक्सिमम जितना मैक्सिमम है उसके साथ होता है। मिनिमम वाले तो एग्जिस्ट करते ही हैं, बट उनका कैलकुलेशन ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया जाता है और सीधा इसके साथ काम किया जाता है, क्योंकि पूरा बिहेवियर मुझे इसके हिसाब से दिखेगा। मेरे कंट्री का बिहेवियर अकेले अंबानी के हिसाब से नहीं चलता। मेरे कंट्री का बिहेवियर हर एक उस पर्सन के साथ चलता है जो इस कंट्री में रह रहा है, जो इस कंट्री में कमा रहा है और खा रहा है। तो मेरा एक पर्सन अमिताभ बच्चन अमीर है या अंबानी अमीर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कंट्री अमीर है। दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट। वी गो विद द मैक्सिमम पीपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इंटीग्रेशन नहीं कर सकते टोटल क्या हुआ? इंटीग्रेशन करते हैं ना, हम आगे आएंगे उन सब चीजों पर। वी विल कम टू दैट दोस पॉइंट्स। इंटीग्रेशन करेंगे और वही इंटीग्रेशन हमारे छोटे बड़े सबको कवर कर लेगा। बट फिर भी आप ये देखोगे कि जो बिहेवियर है आपको इसके हिसाब से मिलेगा। मैं फिर वही एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे कंट्री में बहुत अमीर लोग भी हैं और मेरे कंट्री में बहुत गरीब लोग भी हैं। तो गरीबी और अमीरी बैलेंस हो गई ना। एक अमीर है तो 5 गरीब है, एक अमीर है तो 5 गरीब है, तो उन दोनों का वो अमीरी और गरीबी बैलेंस हो गया। मेरा कंट्री मिडल पे आ गया। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? मतलब आपका पूरा बिहेवियर इसके हिसाब से चलता है कि मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम नंबर के पास कितना है। जिनको नहीं समझा है डोंट वरी, इसके बारे में फिर से मैं डिस्कशन करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। बोलो। राइट साइड में वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि